आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान। यहाँ पे हम बात करेंगे सेकंड बुक का चैप्टर हमारा पहला है, इसका पार्ट है 2 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। पार्ट 1 आपने देख लिया होगा और आपको वहाँ पे बता दिया था बेसिक जो भी था सारा। अब पार्ट 2 को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले एक बार ना रिवाइज सिलेबस जो है आपका उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो। मैं आपको यहाँ पे कहूँगा कि जो चैप्टर हमारा 1 है इसमें कोई भी ऐसा बदलाव नहीं है जो आपको कुछ अलग से पढ़ना पड़े। आपकी बुक में चैप्टर जैसा दिया हुआ है आप बिल्कुल वैसा का वैसा यहाँ से अपनी किताब में से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूँ जैसे कि नेशन एंड नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ वगैरह जो भी है मैं आपको पार्ट 1 में बता चुका था। फिर इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट, ये भी मैं आपको कल की वीडियो में बता चुका हूँ। आपको याद होगा कल जो पार्ट 1 आया था उसमें बताया हुआ था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका थी जो भारतीय संघ में इन्होंने रियासतों को, रजवाड़ों को मिलवाया, किस प्रकार से मिलवाया, ये आपको बता दिया था कल की वीडियो में। तो ये भी आपको यहाँ पे पता हो जाना चाहिए कि भारतीय संघ में किस प्रकार से मिलवाया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन किस प्रकार से करवाए गए थे। ए टू जेड हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद देखो जो बंटवारा हुआ था, बंटवारे के समय में आपको पता है रिफ्यूजी वाली समस्या थी, शरणार्थी वाली समस्या थी, उसको मैं अभी आपको वीडियो में कराने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद कैसे मतलब रीसेटलमेंट वगैरह हुआ है और फिर कश्मीर का मुद्दा क्या है, और इसके बाद फिर आगे आपको यहाँ पे दिखेगा नेहरू अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग, और इसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज दिखेगी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। राजनीतिक अगर आप विवादों को देखोगे भाषा को लेकर, क्योंकि भाषा के आधार पर राज्य को बनाने की जो मांग चल रही थी उस पर क्या क्या समस्याएं देश में आई थी वो, और फिर ऑर्गेनाइजेशन जो भी मतलब जैसे कि आप राज्य पुनर्गठन आयोग देख लोगे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम देख लोगे, ये सारा मैं आपको ए टू जेड कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ भी ज़्यादा मतलब नया ढूंढने की जरूरत नहीं है, जैसा किताब में दिया है वैसा पढ़ लो। और यहाँ पे एक बार इस मैप को देख लो। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये मैप समझा देता हूँ। लास्ट वीडियो हमने जब देखा था तो मैंने आपको बताया था कि जो अंग्रेज थे यानी जो ब्रिटिशर थे, इनका जो भारत में शासन था वो 2 तरीके से था। एक जगह ये डायरेक्ट शासन करते थे, एक जगह ये इनडायरेक्ट शासन करते थे। जहाँ पे ये इनडायरेक्ट शासन करते थे वही होता था हमारा रियासत रजवाड़े, ठीक है। और जहाँ पे डायरेक्ट शासन करते थे वो तो आप समझते ही हैं। तो यहाँ पे देखिए मैप जो है इसमें जो आपको ये पीले कलर का दिख रहा है, येलो कलर का दिख रहा है एक तरह से, तो ये सारा क्या है वो हिस्सा है भारत का जहाँ पे अंग्रेज अपना सीधा शासन चलाते थे। और ये जो नीले कलर का आपको दिख रहा है ये जो है ये कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे रियासतें हुआ करती थी या रजवाड़े जहाँ पे शासन करते थे। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहला आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप मुझे कमेंट में बताएंगे सीमांत गांधी कौन थे या फिर किसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। आपको एक हिंट दे देता हूँ कि इन्होंने जब 2 नेशन थ्योरी जो थी, द्विराष्ट्र सिद्धांत जो था, इसका विरोध किया था, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे चैलेंज ऑफ रिफ्यूजी, शरणार्थियों की चुनौती या फिर उनकी जो समस्याएं थी उसको समझते हैं। तो इससे पहले आप एक बार ये कटिंग जो है इसको पढ़ लो, आपकी एनसीईआरटी में है, मेहमान नवाजी में कसर। इसको पढ़ते हैं फिर चलते हैं अपने टॉपिक पे। दंगाइयों ने चलती ट्रेन को रोक लिया, गैर मजहब के लोगों को खींच खींच कर निकाला, तलवार तथा गोली से मौत के घाट उतार दिया, बाकी यात्रियों को हलवा, फल और दूध दिया गया, और जो आयोजक थे उनके मुखिया ने कहा बहनों भाइयों ट्रेन के आने की खबर देर से मिली, इसी कारण हम आपका स्वागत पुरजोर तरीके से नहीं कर सके जैसा आप चाहते होंगे। यहाँ पे आप देखो कि जो अपने धर्म के लोग हैं उनके साथ बर्ताव कैसा है और जो गैर दूसरे धर्म के लोग हैं उनके साथ बर्ताव कैसा है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या मतलब रहा होगा उस समय का माहौल और कितनी हिंसा हुई थी, ठीक है। तो ये आप यहां से समझ जाओ और चलते हैं हम टॉपिक पे। विभाजन के दौरान शरणार्थियों की समस्या थोड़ा सा समझो। विभाजन के दौरान हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, अपना घर वगैरह छोड़ना पड़ा जहाँ पे वो रहते आए थे, जो उनकी पीढ़ियों की जमीन थी, उनके बुजुर्गों से उनको जो जमीन मिली हुई थी, जो घर मिले हुए थे, उन सबको छोड़ना पड़ा। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक जो थे अपने घरों को छोड़ गए। क्यों? क्योंकि सीमा के दोनों तरफ उधर जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे वहाँ पे मुस्लिमों ने सिखों को और जो हिंदू वगैरह वहाँ थे उनको मारना काटना शुरू करा, तो वो इधर आए भारत की तरफ। और यहाँ पे जब जो भारत की तरफ थे जो दूसरे गैर धर्म के जो लोग रहे होंगे उनके साथ हिंसा यहाँ पे हो गई। तो इस तरीके से ये चलता रहा। और ये मतलब आप उस समय देखोगे, अगर आप कई फिल्में देखते हो, जैसे कि कोई फिल्म या कोई, उसमें कई जगह पे ये विभाजन के दौरान जो लड़ाई झगड़े हुए थे उसके सीन दिखाए जाते हैं।
ठीक है। अब ये जो लोग इधर उधर से भाग के आए थे, अपना घर तो छोड़ आए, अब ये रहेंगे कहाँ पे? तो उन्हें अस्थायी तौर पर शरणार्थी शिविर यानी कि जो रिफ्यूजी कैंप थे उसमें पनाह लेनी पड़ी। ठीक है। सरकार के सामने शरणार्थियों को सुविधाएं पहुंचाने की भी चुनौतियां थी कि उनको सुविधाएं पहुंचानी है, उनको उनका ध्यान रखना है, उनको दूसरी जगह शिफ्ट करवाना है। तो ये समस्या थी, कभी कभी कुछ दिनों तक, कभी कभी महीनों तक और कभी कभी सालों तक, इनको वर्षों तक रहना पड़ा रिफ्यूजी कैंप के अंदर। कल तक जो अपना वतन होता था, जो अपना घर होता था, आज वहाँ की पुलिस, वहीं की पुलिस और वहीं का प्रशासन इन लोगों के साथ बहुत बेकार बर्ताव कर रहे थे। ठीक है। यानी कि आप कहोगे कि मतलब अच्छा बर्ताव इनके साथ पुलिस या प्रशासन के द्वारा नहीं किया जा रहा था, और ये सारी समस्याएं आई थी रिफ्यूजी को लेकर। अक्सर लोगों ने पैदल हजारों की तादाद में सीमा पार गए। अक्सर लोग जो थे, लोग पैदल ही क्या हो गए, लोगों ने पैदल हजारों की तादाद में सीमा पार किया या फिर सीमा पार गए। ठीक है। हजारों लोग चले गए पैदल एक जगह से दूसरी जगह। हजारों की तादाद में औरतें जो थी उनको अगवा कर लिया गया, उनसे जबरन शादी की गई और उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। ठीक है। तो ये बहुत होता है, ये आज के समय में भी आपको ऐसी चीजें दिखती है और उस समय में भी, कि जबरन शादी करके धर्म परिवर्तन करवाना। ठीक है। उस समय की अगर फिल्मों को देखोगे तो जो लघु कथाएं हैं, जो कविताएं हैं, जो नोवेल वगैरह, उपन्यास वगैरह जो थे, उसमें बंटवारे के दौरान जो हिंसा हुई थी, जो विस्थापन दिखाया गया है, मतलब उसका दर्द दिखाया गया है कि कितनी लोगों को तकलीफें उठानी पड़ी थी उस समय में। तो जब महिलाओं को जबरन उठाया जा रहा था, जबरन उनको धर्म परिवर्तन हो रहा था, तो ऐसे में क्या करा, कुछ लोगों ने अपने घर की बहू बेटियों को खुद ही मार दिया, क्योंकि वो अपने घर की मतलब इज्जत को बचाना चाहते थे कहीं ना कहीं। मतलब वो नहीं चाहते थे कि उनके उनके बच्चों के साथ धर्म परिवर्तन या फिर कुछ ऐसा हो। और आपने उस एक मूवी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, उस मूवी में भी शायद पद्मावत नाम है उसका, उसमें भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उस समय में एक जौहर जौहर किया जाता था। ठीक है। जौहर में क्या होता था, जब मान लो किसी महिला का पति जो होता था युद्ध में या लड़ाई में मारा जाता था, तो ऐसे में अगर उस महिला को कोई धर्म परिवर्तन करवाए तो वो अपने आप को आग में जला के मार देती थी। तो कुछ इस प्रकार की कहानियां, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर ऐसा कुछ है, आपने देखा हुआ तो आपको पता होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो रिफ्यूजी होते थे या जो मतलब शरणार्थी बन गए थे लोग, उनको कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था बंटवारे के दौरान। उनका घर वर सब छिन गया था और दूसरी वो रिफ्यूजी कैंप में रहने के लिए मजबूर हो रहे थे। अब एक टॉपिक यहाँ पे था आपका भाषा वाला टॉपिक। अभी हमने जो वहाँ पढ़ा था भाषा वाले टॉपिक की बात की थी, तो वो ये वही टॉपिक है, पर इसको समझते हुए चलो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था, इसको आपको समझना है। तो देखिए, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो था वो 1920 में हुआ, ये आपको याद रखना है। यहां कांग्रेस ने ये मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन जो है भाषा के आधार पे होगा। अब देखिए 1920 में कोई हमारा देश आज़ाद तो नहीं हुआ, देश तो 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन हमने ये बात आज़ादी से पहले ही डिसाइड कर ली थी, या फिर हमारे जो भी नेता वगैरह रहे थे उन्होंने पहले ये बात डिसाइड कर ली थी कि जब देश आज़ाद होगा तो हम क्या करेंगे, राज्यों का पुनर्गठन करेंगे, दोबारा से राज्यों का अरेंज करेंगे। ठीक है। और उसको और भाषा के आधार पे करेंगे, ये पहले से ही डिसाइड था। लेकिन क्या हुआ, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो ये वाली चीज़ों को लागू कर पाना पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि जिस समय में देश आज़ाद हुआ उस समय में देश का जो माहौल था वो बिल्कुल बदल चुका था। क्योंकि कभी हमने ये थोड़ी ना सोचा था कि देश जब आज़ाद होगा तो उसके बंटवारा हो जाएगा या फिर उसके टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि देश का बंटवारा हो गया था, ये कभी सोचा ही नहीं था। तो ऐसे में सरकार डर रही थी। क्या डर रही थी, क्यों डर रही थी? यानी कि सरकार ऐसा कोई भी फैसला लेने से डर रही थी जिससे कि विभिन्न जगह से मतलब आवाज उठने लग जाए और देश के टुकड़े हो जाए। जैसे कि देखो यहाँ पे समझो थोड़ा, नेताओं को ऐसा लगा कि अगर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया या हुआ तो देश में अव्यवस्था फैल जाएगी। क्योंकि देखो, आप देखो 565 तो हमारे देश में रजवाड़े रियासतें वगैरह थी। अब यहाँ पे क्या है कि आपको पता है हमारे देश में बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। अगर सभी ने ये बोल दिया कि भाषा के आधार पे हमारा अलग राज्य बनाओ, तो हमारे देश में ना जाने कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं और इतनी सारे देश के टुकड़े कर पाना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए सरकार उस समय में डर रही थी कि राज्यों का पुनर्गठन अगर भाषा के आधार पर किया और ये मांग ज़्यादा उठने लगी तो फिर बहुत ज़्यादा समस्या उनको झेलनी पड़ेगी, यानी बहुत सारी समस्या आ जाएगी, अव्यवस्था हो जाएगी, देश के टूटने का खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए सरकार कुछ भी फैसला लेने से डर रही थी उस समय। तो फिर आखिर भाषा के आधार पर राज्य बनाने का फैसला क्यों हुआ जब सरकार डरी हुई थी? तो देखिए, एक घटना ऐसी हो गई जिसमें सरकार को मजबूर कर दिया उस घटना ने कि बनाओ भाषा के आधार पर राज्य बनाओ।
चाहे जो हो हमें नहीं पता, पर भाषा के आधार पर राज्य बनाओ, कुछ ऐसी घटना हो गई। अब ये कौन सी घटना है, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए ये बनता है कि भाषा के आधार पे वो कौन सा राज्य है भारत का जो सबसे पहले भाषा के आधार पे बना था। तो आंध्र प्रदेश आप 1 मार्क्स में याद रखोगे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, पूरी कहानी समझो। पुराना मद्रास, आज के समय में तो मद्रास नहीं कहा जाता, लेकिन पुराने समय में मद्रास जो होता था, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ये मतलब आप दक्षिण भारत का देखोगे ना, एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता था जो मद्रास में होता था, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र हैं ये पुराने मद्रास में शामिल थे। तो यहाँ पे एक विरोध खड़ा हो गया। विरोध किस बात को लेकर हुआ कि ये जो थे ये चाहते थे कि भाषा के आधार पर राज्य बन जाए, यानी कि तेलुगु भाषी जो थे, जो तेलुगु भाषा बोलते थे, उस क्षेत्र में एक विरोध हुआ। यहाँ पे एक विशाल आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाने की मांग उठी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक अलग राज्य बना दो आंध्र प्रदेश नाम से, ठीक है, ऐसी मांग उठ गई। अब तेलुगु भाषी, जो तेलुगु भाषा बोलने वाले थे, तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश बनाया जाए, ऐसी समस्या सरकार के सामने आ रही थी। सरकार को ये लग रहा था कि अगर हम मान लेते हैं इस मांग को, मान लो हम बोलते थे ठीक है हम आंध्र प्रदेश बना देते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, पूरे देश से मांग उठने लगेगी। वो कहेंगे हमारी भाषा के आधार पर भी राज्य बनाओ, हमारी भाषा के आधार पर भी राज्य बनाओ, और ऐसे पूरे देश में अव्यवस्था फैल जाएगी। अगर एक को परमिशन दे दी तो फिर सैकड़ों सवाल आ जाएंगे, उनको भी परमिशन देनी पड़ेगी। तो इसलिए सरकार कुछ मतलब करने से डर रही थी, सरकार फैसला नहीं ले रही थी। पर लोग जो थे वो बिल्कुल अड़ गए थे इस बात पे कि नहीं भाई, हमारे लिए एक अलग राज्य बनना ही चाहिए। तो ऐसे में एक नेता थे जिनका नाम था पोटी श्रीरामुल्लू। ये नाम थोड़ा आपको अजीब लगेगा, पर आप इसे याद कर सकते हैं। ये जो श्रीरामुल्लू थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा, यानी जब तक राज्य बनाने की मांग को नहीं माना जाएगा तब तक मैं भूख हड़ताल पर बैठा रहूंगा। तो ऐसे ये चला। तो 56 दिन तक इन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल की। 56 दिन के बाद इनकी मौत हो गई, ठीक है, भूख के कारण ये मर गए। अब जब जैसे इनकी मौत हुई, आपको पता है कि जब तक कोई आंदोलन में बैठा होता है सरकार भी जल्दी जगती नहीं है। सरकार उसी दिन जगती है जब कुछ दंगा या कुछ मतलब किसी की मौत वगैरह हो जाए। तो जब 56 दिन के बाद इनकी मौत हो गई तो ये बहुत मतलब भयानक वहाँ पे रूप में सामने आया। फिर आंदोलन हिंसक हो गया, लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया, लोग सड़क पर आ गए, आग वगैरह लगाना शुरू कर दिया। जितने विधायक था उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब ये वाली घटना हुई तो सरकार को ऐसा लगा कि अगर अब हम चुप बैठते हैं तो देश में मतलब बुरा हाल हो जाएगा। तो ऐसे में नेहरू ने क्या फैसला लिया, अंत में नेहरू ने फैसला लिया कि आंध्र प्रदेश जो है उसकी मांग को मान लिया जाएगा, ठीक है, यानी हम ठीक है, हम तुम्हारी मांग को मान लेते हैं और हम आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बना देंगे, ठीक है। तो ये सब हुआ। सरकार ने इसके लिए क्या करा, एक आयोग बनाया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। ये सारा आपके नए सिलेबस में भी और पुराने में भी, कुछ भी चेंज नहीं है, तो आप A to Z वैसा ही पढ़ सकते हो। तो अब जब सरकार ने बात मान ली है, मांग मानी जा चुकी है, तो आगे देखो क्या हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग और इसकी सिफारिशों को समझो। तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में ये भी बनता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो था ये कब बना था, तो आप बोलोगे 1953 में बना था, ठीक है। फिर इसने क्या करा, इस आयोग ने अपना काम किया। 3 साल तक लगभग पूरे हर जगह पे जाके सर्वे किया, सब कुछ समझा, देखा स्थिति को समझ के कि किस जगह पे कौन सी भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, कहाँ पे किस भाषा के लोग ज़्यादा हैं, कहाँ पे किस भाषा को बोलने वाले लोग कम है। पूरा मतलब पूरा जो भी डेटा होता है वो सारा इन्होंने इकट्ठा किया और कुल मिला के इन्होंने अपनी सिफारिश, बाद में इन्होंने सिफारिश क्या दी, इन्होंने सिफारिश यही की कि भाषा के आधार पर राज्य बना दिया जाना चाहिए। यानी इन्होंने ये कह दिया कि हाँ, सरकार को कह दिया कि ठीक है भाषा के आधार पे बना दिया जाना चाहिए, और जो भी सिफारिश वगैरह थी वो सब दे दी। तो इसको देखकर फिर क्या हुआ, 1956 में एक एक्ट बन गया, एक अधिनियम बन गया 1956 में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कहा जाता है 1956, और ये पारित हुआ। इसके बाद यही परमिशन मिल गई थी कि आप बना दो जो भी भाषा के आधार पर, जहाँ पे भी जैसा लगता है राज्य बनाओ। तो आज आप देखते हो उस समय में जब देश आज़ाद वगैरह की बात कर रहे हैं हम, उस समय में 14 राज्य होते थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश होते थे, इसके आसपास ही था, ठीक है। आज के समय में आप देखते हो 14 से ये जो राज्य 28 29 की तरफ जा रहे हैं, जो ये दुगने कैसे हो गए, तो आप यही कहोगे भाषा के आधार पे इन्होंने क्या करा, राज्यों को अलग कर दिया, ठीक है। तो ये सारा आप देखते रहते हो यहाँ पे। तो ये बेसिक है, बिल्कुल सिंपल है, आपको यहाँ समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि नागपुर अधिवेशन में क्या हुआ था, फिर नागपुर अधिवेशन के बाद कैसे मतलब ये मांग उठी कि भाई एक अलग राज्य बनाओ आंध्र प्रदेश, और क्या क्या मतलब वहाँ पे आंदोलन, घटना, लड़ाई झगड़ा हुआ, और कैसे फिर सरकार को मजबूर होना पड़ा और सरकार ने फैसला लिया। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि किन 4 रियासतों के विलय में दिक्कत आई, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट ने वहाँ पे सही जवाब दिया था, और जिसने जवाब दिया सभी को
कॉन्ग्रेचुलेसन। और आप प्लीज़ अपना नाम जरूर लिख दिया करो अपने कमेंट में, क्योंकि मैं बेशक से रिप्लाई करूँ ना करूँ पर मैं कमेंट ज़्यादातर पढ़ता हूँ सबकी, ठीक है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे कश्मीर मुद्दे की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी समझिए। कश्मीर मुद्दा, अब आप देखोगे जब भारत का आप मैप देखते हो तो ऊपर का जो हिस्सा है आपको, वहां पे आप कश्मीर देखते हो, ठीक है। तो आखिर क्या समस्या थी इसकी, इसे समझिए। तो कश्मीर की जो रियासत थी इसके विलय में कुछ दिक्कतें आई थी। तो क्या दिक्कतें थी इसको समझिए। कश्मीर के राजा थे जिनका नाम था राजा हरि सिंह, नाम याद रखें, राजा हरि सिंह। ये इसको स्वतंत्र रखना चाहते थे, ये चाहते थे ना तो ये पाकिस्तान में शामिल हो और ना ही ये भारत में शामिल हो, ये कुछ समय तक अपने को स्वतंत्र रखना चाहते थे रियासत को। पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान का हमेशा से दावा था कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान कश्मीर को अपना मानता है और वो क्या करता है, हमेशा उस पर विरोध करता रहता है। आज तक लड़ाई का मुद्दा बना हुआ है ये कश्मीर दोनों के बीच में। तो पाकिस्तान कश्मीर को अपना मानता था और इसे अपने में शामिल करना चाहता था। पाकिस्तान ने दबाव भी बनाया और कश्मीर में अपनी सेना भेज दी, ये सोच के कि वहां की जनता जो है वो साथ दे देगी इनका। लेकिन हुआ क्या, जब वहां की सेना गई और हरि सिंह पे दबाव बनाया जा रहा था, तो ऐसे में जो हरि सिंह थे इनके सामने दो ऑप्शन थे, या तो भाई ये पाकिस्तान की बातों को मान के पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर भारत के पास आए। तो इनको लगा कि भारत से मदद कर लेनी चाहिए। तो वो राजा जो थे उन्होंने भारत की मदद मांगी, भारत ने मदद की और इसी के साथ कश्मीर रियासत को भारत में भी मिला लिया गया, ठीक है। कश्मीर जो था भारत में मिल गया और कश्मीर को विशेष अधिकार भी दे दिए गए और भारत का रुख लचीला था। ये विशेष अधिकार वही है जो आर्टिकल 370 के रूप में आपने आज तक पढ़ा था, जो कि अब 370 जो है वो खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको पूरा इतना याद हो गया होगा। अब चलते हैं आगे, समझते हैं इसको। तो जब ये 370 दिया गया और ये भारत में शामिल हो गया, तो तब से ये ऐसे ही चला आ रहा था। लेकिन क्या हुआ, ये जो 370 जो था ये इसको भारत से अलग करता है, यानी ये जो विशेष अधिकार हैं ये भारत से अलग करते हैं। हुआ क्या यहाँ पे कि 370 का मिसयूज भी होने लगा। यहाँ पे अपना अलग संविधान है, इनका संविधान था, सॉरी, इनका अलग संविधान था, अलग झंडा था और अपने अलग नियम चलाते थे, सारी चीज़ों को नहीं मानते थे भारत सरकार की। तो ये विवाद का मुद्दा बना रहता था और हमेशा मतलब भारत के सभी राज्यों जैसा कश्मीर को नहीं देखा जाता था, इसको कुछ स्पेशल मतलब चीज़ें मिली हुई थी। तो उसको अब खत्म करके अब उसको सामान्य जो बाकी सारे राज्य हैं उसी की तरह ये काम करेगा, ठीक है। इस तरीके से बना दिया गया, आर्टिकल 370 हटा दिया गया। तो ये पॉइंट यहाँ पे कश्मीर मुद्दे वाला आपको याद रखना है। इसके बाद एक हैदराबाद वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में अगर मैं सबसे ज़्यादा बताऊं कौन सा क्वेश्चन आता है तो ये हैदराबाद वाला ही पूछा जाता है। तो आखिर हैदराबाद का की क्या कहानी थी इसे समझिए। हैदराबाद का जो राजा था उसको निजाम कहा जाता था और ये दुनिया के अमीर लोगों में इसका नाम आता था, ठीक है, बहुत अमीर व्यक्ति था। ये क्या था, किसानों के साथ और महिलाओं के साथ बहुत बुरा बर्ताव था, उनका शोषण करता था ये। तो ऐसे में किसान और महिलाएं और लोग जो थे इसको पसंद नहीं करते थे। तो इन्होंने क्या करा, जब देश आज़ाद हो गया था तो ये जो निजाम था इसका रुख जो था वो पाकिस्तान की तरफ था, यानी पाकिस्तान पे ज़्यादा मेहरबान रहता था और पाकिस्तान में भी मिलना चाहता था, ऐसा भी कहा जाता है। तो यहाँ के लोगों ने क्या करा, निजाम के खिलाफ आंदोलन कर दिया, यानी लोगों ने इसका विरोध कर दिया। अब ऐसे में निजाम जो था उसने आंदोलन को कुचलने के लिए अपने गुंडे भेज दिए जिसको रजाकार कहा जाता है। तो ये रजाकार कौन है, ये 1 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 1 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो थे, ये रजाकार जो थे एक तरह से गुंडे थे और ये किसके थे, निजाम के, आप समझ सकते हो, ठीक है। रजाकार जो थे बहुत ही सांप्रदायिक थे। सांप्रदायिक मतलब अपने धर्म को तो बहुत अच्छा मानना लेकिन दूसरे धर्म के लोगों को पसंद ना करना, उनको मारना काटना। तो जो भी वहां पे गैर मुसलमान थे, यानी जो हिंदू हो गए या और भी किसी धर्म को हो गए, जो मतलब जो भी मुसलमान नहीं है, मुसलमान को छोड़ के किसी भी धर्म के लोग हैं, उनको इन्होंने बहुत मारा काटा। तो गैर मुसलमानों को अपना निशाना बनाया, रजाकारों ने लूटपाट मचाई, हत्या की, बलात्कार पे उतारू हुए और इस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा हिंसा की। तो ऐसे में क्या हुआ, भारत ने अपनी सेना भेजी और सेना ने और रजाकारों को, फिर सेना और रजाकार के बीच में लड़ाई झगड़ा चला, युद्ध चला और ये रजाकार जो थे ये हार गए उसमें और इसी के बाद हैदराबाद जो था वो भारतीय संघ में मिला लिया गया। तो ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे याद होगा, समझ में आ गया होगा आराम से, बिल्कुल आसान है। पर ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। अब इसके बाद एक मणिपुर वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। मणिपुर वाले क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए मणिपुर की क्या कहानी है। मणिपुर के जो राजा थे बोधचंद्र सिंह, इन्होंने भारत के साथ विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। अब राजा ने हस्ताक्षर कर दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ वहाँ पे सही है। वहाँ की जनता जो थी वो पसंद नहीं करती इस चीज़ को, ठीक है। वहाँ की जनता कहती है कि राजा ने साइन किए नहीं,
बल्कि राजा से जबरदस्ती साइन करवाए गए, यानी राजा को दबाव में डाला गया, उसके बाद उससे विलय का साइन करवाए गए, ऐसा वहां की जनता मानती है। ठीक है, हस्ताक्षर कर दिए। इसके बदले में उनको क्या मिला, स्वायत्ता बरकरार रखने का आश्वासन मिला कि हम तुम्हें कुछ अधिकार वगैरह जो है वो आपको वैसे ही देते रहेंगे। इस तरीके से हुआ। मणिपुर से क्वेश्चन ये आता है, ये आप देखो, ये जो 2 लाइनें ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, आप इसको याद रखो। मणिपुर भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया और 1948 में यहाँ पे चुनाव कराया गया। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि सभी को वोट देने का अधिकार है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी रंग रूप को, सबको वोट देने का अधिकार है। तो इस तरीके से यहाँ पे चुनाव कराया गया। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है आपका। मणिपुर की जो कांग्रेस थी वो चाहती थी कि मणिपुर जो है वो भारत में मिल जाए, लेकिन वहां की जो जनता थी वो नहीं चाहती थी कि मणिपुर किसी भी तरीके से भारत में मिले। मणिपुर का विलय भारत में जरूर हो गया, लेकिन आज भी वहां की जनता जो है वो खुश नहीं है, वो बिल्कुल पसंद नहीं करती इस चीज को लेकर कि भारत में इसका विलय किया गया है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी मणिपुर की, कश्मीर की और हैदराबाद की। और एक जूनागढ़ रियासत जो थी वो भी विवाद वाला था, जहां पे आसानी से विलय नहीं हुआ, पर आपको वहां पे कुछ भी याद नहीं रखना, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो आपको बिल्कुल उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। जितना आपकी एनसीईआरटी में वो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। अब बात कर लेते हैं नए राज्यों का निर्माण। तो आप देखते हो कि कभी 14 राज्य हुआ करते थे, फिर 14 से 28, 29 जो बन गए थे राज्य, आखिर ये कैसे बने? तो मैंने आपको बताया भाषा के आधार पर बनाए गए। तो ये देखिए 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र, पहले ये जो दक्षिण भारत में जो ये क्षेत्र होता था जहाँ पे गुजराती और मराठी भाषा को बोलने वाले लोग रहते थे, तो उनको अलग कर दिया गया। गुजरात अलग हो गया, महाराष्ट्र अलग हो गया, यानी पहले एक राज्य था, अब 2 बन गए। इसी तरीके से पंजाब जो है, पंजाब एक बहुत बड़ा राज्य है। ठीक है, और पंजाब से ही हरियाणा बन गया, पंजाब से ही हिमाचल प्रदेश बन गया। और आपको पता है, अगर आप ध्यान से मैप को देखोगे तो पंजाब जो है, पंजाब बहुत बड़ा होता था, इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान की तरफ भी है। ठीक है, और बाकी भारत में तो है ही जो भी है। तो ये बड़ा राज्य होता था, पंजाब से ही हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बने। तो ये हरियाणा तो सभी को पता होगा, पंजाब हरियाणा, पर हिमाचल प्रदेश हो सकता है आपको ना पता हो। तो ये भी आपको याद रखना, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। 1966 में, 2000 में, सन 2000 में देखोगे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड ये बन गया था। और अब आपके लिए आज का कमेंट का दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो भी आप इसे बताएंगे कि मेघालय राज्य जो था ये कब बना। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप मुझे ये बताओगे कि जो तेलंगाना है ये एक अलग राज्य के रूप में कब बना था। 2 क्वेश्चन आपके यहां से हो जाएंगे। ठीक है, आप कमेंट में बताइए। तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। और जितना मैंने आपको बताया ना, यहां से एक भी लॉन्ग क्वेश्चन आपका इस वीडियो में से बाहर नहीं आएगा। 2 पार्ट में आपका जो मैंने कवर करा है, लॉन्ग क्वेश्चन आपका एक भी बाहर नहीं आएगा। जो शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन, वो आपको डीपली उसके लिए एनसीईआरटी बुक पढ़नी पड़ेगी। बाकी मैं आपको शॉर्ट के लिए जब अपना सिलेबस हो जाएगा तो मैं आपकी एमसीक्यू की लाइव करा दूंगा। ठीक है, वहां पे आपको सारा करा दूंगा। तो बिल्कुल भी ना घबराएं, एनसीईआरटी को पढ़ लें और वीडियो को 2 बार देख लें ढंग से, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को जय हिंद, जय भारत।